नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपके लिए लेकर आया हूँ युग इंस्टीट्यूट की तरफ से पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। और हम जानेंगे कि पावलोव ने किस प्रकार से चीज़ों को, व्यवहारवाद की चीज़ों को बदल दिया, किस तरीके से उसने थॉर्नडाइक के प्रयोग पर किस प्रकार से प्रभाव डाला, इस चीज़ पर भी हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे आज पावलोव और उससे संबंधित उसके प्रयोग, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के उद्दीपक और उद्दीपक को दिए जाने वाले समय की, उद्दीपक के प्रकारों की, और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब की सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी आप देखोगे तो कोई भी मनोवैज्ञानिक हुआ होगा, उसने बहुत ही ज्यादा संघर्षों के फलस्वरूप चीजों को यहां पर बनाया है, कोई भी सिद्धांत दिया है, कोई भी प्रयोग किया है, और उन प्रयोगों के कारण आज आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर मैं पावलोव की बात करता हूं तो उसका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। हम इसे इवान पी पावलोव के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 26 सितंबर, यानी जो कल डेट आने वाली है 26 सितंबर 1849 को हुआ था, और इसके साथ साथ इनकी मृत्यु जब हुई तो उस समय मनोवैज्ञानिक जगत शोक में डूब गया था। यह मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1936 को हुई थी। हम जानते हैं कि इवान पी पावलोव रूस के रियाजन से रिलेटेड थे। रूस के रियाजन जो सेंट्रल रूस में पड़ता है, वहाँ पर ये निवास करते थे, वहाँ इनका जन्म स्थान था, और इन्होंने जो प्रयोग किया है वह अपने जीव कुत्ते पर किया है। और आप सब देखते हो कि कुत्ता ही सबसे मार्मिक जीव है, और उसी पर सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कुत्ते का हमारे बीच संबंध बहुत अच्छा है, इसलिए कुत्ते पर प्रयोग करते हैं लोग। और कुत्ते से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की चीजें, मुहावरे, कहावतें सब बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कुत्ता हमसे रिलेटेड है। हम कभी भी बाज पर, चील पर, कौवों पर क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो हमसे कम रिलेटेड हैं, और बनी भी होंगी कहावतें तो बहुत कम बनी होंगी। फिर देखते हैं कि 1904 ईस्वी में ये पावलोव का ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत संज्ञान में आया, और इसके बाद अगर देखा जाए तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था पाचन क्रिया पर प्रयोग के लिए, और यह एक प्रकार के शरीर विज्ञानी थे। बच्चा, इतना आपको समझ में आया होगा कि पावलोव अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा है, और हम आज पावलोव के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसके सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप देखोगे कि पावलोव का जन्म हुआ 26 सितंबर 1849 को रियाजन सेंट्रल रसिया में हुआ था इनका जन्म। और इसके बाद इनके विषय में बताया जाए तो इनके पिता एक पुजारी थे, और उसके 11 बच्चे थे, और 11 बच्चों में सबसे बड़े बच्चे थे पावलोव। और सबसे बड़े बच्चे के पास, यानी इल्डेस्ट के पास आई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगी तो व्यक्ति को कार्य करना होगा, बच्चे को कार्य करना पड़ेगा। और तब पावलोव ने सोचा कि चलो मैं भी अपने पिता की तरह पुजारी बन जाता हूँ, और उन्होंने चर्चों पर जाना स्टार्ट कर दिया था। जो भी उनके धार्मिक संस्थान रहे हैं वहाँ पर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और आप देखो कि पृष्ठ का बच्चा पृष्ठ बनना चाहता था, यानी पुजारी का बच्चा पुजारी ही बनना चाहता था, लेकिन बन कुछ और गया। और बना क्या? उसने डार्विन की थ्योरी को पढ़ा था बच्चा, डार्विन की थ्योरी, और उसके मन में जागा कि मैं भी प्राणियों पर रिसर्च करूं, और इसके लिए उसे बनना था प्राणी वैज्ञानिक बनना चाहता था वह। और प्राणी वैज्ञानिक बनने के लिए वह गया सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय।
सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय गया और उसका मुख्य लक्ष्य क्या रहा है बेटा? उसका मुख्य लक्ष्य रहा है शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस और प्रयोगात्मक अनुसंधान, यही उसका अध्ययन का लक्ष्य रहा है। वह कभी भी चिकित्सक नहीं बनना चाहता था, वह करना चाहता था रिसर्च, जीवों पर रिसर्च करना चाहता था। और रिसर्च करने के लिए उसने दो साल बाद डिग्री प्राप्त करता है बच्चा, डिग्री प्राप्त की उसने। और इसके बाद वो जर्मनी चला जाता है और जर्मनी में प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य करता रहता है। प्रयोगशाला सहायक के रूप में जर्मनी में कार्य करता है और जर्मनी में कार्य करने के दौरान ही उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है धन के अभाव के कारण, क्योंकि उसका पूरा का पूरा पैसा उस प्रयोग में खर्च होता था, इसलिए उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी वह डिगता नहीं है, टिका रहता है कि हाँ, मुझे कुछ शोध करने हैं, मुझे कुछ प्रयोग करने हैं जो कि आगे आने वाले जीवन में लाभप्रद साबित होने वाले हैं। और इसलिए प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य करने के बाद फिर से वह लौट आता है अपने सेंट पीटर्सबर्ग फिर लौटता है वह, और वहाँ पर वह प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ आप देखते हो कि वह जन्मा था 1849 में और 1890 में 41 वर्ष की उम्र तक, तब भी वह गरीब ही था, लेकिन उसका नाम बड़ा हो चुका था। आज उसका नाम बड़ा हो चुका था। 1890 में 41 वर्ष का था, लेकिन प्रयोग करता था बच्चा, प्रयोग करता था, सोता था अकेले खाट पर सोता था घर से अलग, क्योंकि उनके पास रहने के लिए अपार्टमेंट नहीं था, लेकिन उसने प्रयोग जारी रखा। जानवरों को रखने के लिए जगह नहीं थी और जानवर उनका था कुत्ता, उसको रखने के लिए उसे जगह भी नहीं थी। उसके पास जो भी पैसे आते थे उसकी वाइफ थी, उस पर खर्च ना करने के बावजूद वह खर्च करता था कुत्ते के रखरखाव में। और लगन तो देखिए कि हम देखें अगर कि 1897 से 1936 तक उसके अंतर्गत 150 शोधकर्ताओं ने प्रयोग किए थे उसके अंडर में, और 500 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। 500 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं बच्चा, 500 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए हैं उसके अंडर में। अब आप समझ सकते हो कि पाउलो अपने आप में क्या था। पाउलो एक शोधकर्ता नहीं था, पाउलो था एक शोध डायरेक्टर जो कि शोध को चलाता था। उसने पूरी की पूरी कंपनी बना रखी थी और जिसमें वह लोगों के आंखों और हाथों का इस्तेमाल करता था प्रयोगों को करवाने के लिए, और प्रयोगों को करवाने के बाद वह उनके शोधों पर, रिसर्च पर पूरा का पूरा व्याख्यान देता था और उनकी रिसर्चेस को संपादन करने का काम भी करता था पाउलो। इसलिए आप याद रखिएगा, उसका मुख्य गुण रहा है कि हम शोध करेंगे, लेकिन शोध स्वयं नहीं करता था, वह करवाता था अपने लोगों से। और देखिए कि 150 शोधकर्ता उसके अंतर्गत प्रयोग कर रहे थे। और आप जानते हो कि 1936 में पाउलो की डेथ हो जाती है, लेकिन इसी बीच में उसने दिया था अपना सर्वप्रसिद्ध सिद्धांत जो आज आप पढ़ने वाले हो। आप देखते हो कि पाउलो के सिद्धांत को जो कि कुत्ते पर आधारित सिद्धांत था, उसे विभिन्न नामों से जानते हैं, लेकिन हम पहला नाम लेंगे प्राचीन अनुबंधन। इसने कहा था अनुबंधन के आधार पर सीखता है प्राणी, और अनुबंधन के आधार पर सीखने के कारण इसे अनुबंधन का जनक कहा जाता है बच्चा, अनुबंधन का जनक कहा जाता है, अनुबंधन का जनक। अब देखेंगे बच्चा कि इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या होंगे। तो इन्हें शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी कहा जाता है, इन्हें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, संबद्ध प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। इसके साथ साथ अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। और
अन्य नाम देखें तो संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है और एस थ्योरी भी कहा जाता है। पावलो के सिद्धांत के इतने सारे नाम देने का श्रेय आप और हम लोगों को ही जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस तरीके से पावलो के सिद्धांत को पढ़ा उसी प्रकार से वह नाम देता चला गया। और आज पावलो के सिद्धांत के ये नाम शायद थॉर्नडाइक के नामों में भी आप नहीं पाते होंगे। थॉर्नडाइक ने भी शायद इतने अच्छे सिद्धांत नहीं दिए रहे होंगे, इतने अच्छे नाम यूज किए जाते हैं उसके साथ। तो हम अब जानेंगे, अब हम आगे जानेंगे पावलो के प्रयोग से संबंधित विभिन्न तथ्य, जो कि आज आप पहली बार जानोगे कि होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा पावलो का प्रयोग। पावलो ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। पहला आपको याद रखना है कि पावलो ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। उसने सीखना बताया, सीखना के बारे में बताया कि सीखना क्या है। सीखना साहचर्य या संबद्ध प्रतिक्रिया द्वारा होता है, संबद्ध प्रतिक्रिया द्वारा, या कहें अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा होता है, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा होता है। तो आप देखोगे कि साहचर्य की बात करी है स्किनर, और इसके साथ साथ पावलो ने बात की है साहचर्य की, और साहचर्य के साथ संबद्ध प्रतिक्रिया और अनुकूलित अनुक्रियाओं की बात कही गई है। हम प्रयोग में जानेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या है आखिरकार। तो हम देखें, सबसे पहले हम कुछ आपको टर्म बता देना चाहते हैं, उसके बाद बताएंगे कि प्रयोग क्या हुआ था आखिरकार। तो देखो बच्चा, देखेंगे उद्दीपक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उद्दीपक के बारे में। तो कोई भी ऐसी वस्तु घटना या तत्व जो भी आपको कार्य करने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित कर देता है बच्चा, वह है आपका उद्दीपक। और उस उद्दीपक के प्रतिफल में, उसके उद्दीपक के प्रतिवर्त में होने वाली क्रियाओं को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिक्रिया कहते हैं बच्चा, प्रतिक्रिया कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने जाना कि इन्होंने उद्दीपक का सर्वाधिक प्रयोग किया है, सर्वाधिक बार उद्दीपक का प्रयोग किया गया है इनकी थ्योरी में। और आप देखते हो कि इनके यहाँ दो तरीके के उद्दीपक मिलते हैं और दो तरीके की अनुक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो हम दो तरीके के उद्दीपकों को जानेंगे। पहला जानेंगे बच्चा स्वाभाविक उद्दीपक, और दूसरा हम जानेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक। इसी तरह प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे, स्वाभाविक प्रतिक्रिया और अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो बच्चा देखेंगे कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। ऐसा उद्दीपक जिसके लिए स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिक्रिया होती है वह स्वाभाविक उद्दीपक होता है। और ऐसा उद्दीपक जिसके लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया नहीं होती है, कृत्रिम रूप से होती है, सीखी गई होती है, वह कहलाता है आपका अस्वाभाविक उद्दीपक। इसके साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को हम स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहते हैं। और इसके फलस्वरूप अगर अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण होने वाली जो प्रतिक्रिया होती है वह होती है आपकी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। इनको अन्य नामों से जानते हैं। अगर हम देखें तो अस्वाभाविक उद्दीपक को कृत्रिम उद्दीपक भी कहा जाता है, इसी को तटस्थ उद्दीपक भी कहा जाता है बच्चा। कृत्रिम उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, और इसके साथ साथ और अगर बात की जाए तो इसे अनुबंधित उद्दीपक भी कहा जाता है। अनुबंधित उद्दीपक बोला जाता है। और अगर स्वाभाविक की बात करते हैं बच्चा तो इसे प्राकृतिक उद्दीपक कहा जाता है, प्राकृतिक। इसके साथ साथ इसे कहा जाता है अनानुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। और कुछ इस प्रकार से उद्दीपक का वर्गीकरण किया गया है, उद्दीपक का वर्गीकरण किया गया है। इसको हम यूएस की श्रेणी में रखेंगे, यूएस की श्रेणी में, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक जो किसी कंडीशन से बंधा नहीं हुआ है उसे कहेंगे हम अनकंडीशनल, यूएस का प्रयोग कर देंगे। और जब
इस अनकंडीशनल उद्दीपक के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है उसे हम कह देंगे अनुबंधित उद्दीपक, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, उसे हम डिनोट करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस यानी CS से डिनोट करते हैं उसको। तो ये US हो गया, ये CS हो गया। अब आगे हम जानेंगे, US हो गया, CS हो गया। अब प्रतिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया आपको पता है कि वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, और जितने नाम इसमें इस्तेमाल किए गए हैं उतने नाम इसमें इस्तेमाल कर दिए जाएं। तो ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो जाएगी, अनानुबंधित प्रतिक्रिया हो जाएगी। इधर इसकी बात की जाए तो यह एक कृत्रिम प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसके साथ साथ ये तटस्थ प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसके साथ साथ ये अनुबंधित प्रतिक्रिया हो जाएगी, अनुबंधित प्रतिक्रिया हो जाएगी बच्चा। और अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को अगर आप डिनोट करेंगे तो इसको CER से डिनोट करेंगे बच्चा, CR से डिनोट करेंगे, CR से इसको डिनोट करेंगे। और यदि स्वाभाविक प्रतिक्रिया को डिनोट किया जाए तो इसे UR से डिनोट करेंगे आप बच्चा, UR से डिनोट करेंगे। या इसी को हम कहीं कहीं अनकंडीशनल की जगह UCR का यूज कर दिया जाता है, अनकंडीशनल रिस्पांस, और इसकी जगह कंडीशनल रिस्पांस, यहाँ पे UCR और यहाँ पे CR। इसी तरह यहाँ पर भी कभी कभी UCS का यूज कर दिया जाता है। तो देखिए बच्चा क्या होता है, सबसे पहले पावलो ने प्रयोग किया। प्रयोग में उसने एक बॉक्स बनाया, एक कुछ इस प्रकार का बॉक्स बनाया, और उस बॉक्स में कुत्ते को बांधा। मान लीजिए कि यहाँ पर कुत्ता बंधा हुआ है, ये कुछ कुत्ता है, और यहाँ पर कुत्ते को बांध दिया उसने, और उसके गले से एक नली निकाल कर उसने एक पात्र था उसमें डाल दी, ताकि अगर लार कभी एकत्र होती है, लार एकत्र होगी तो वह एकत्र हो जाएगी यहाँ पर, और पावलो को पता चलेगा कि हाँ लार आई हुई है। इस कुत्ते की गले से नली को कनेक्ट करके डाला गया इस बीकर कह सकते हो आप इसको, अन्य भी अन्य नामों से जानते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक पात्र था जिसमें लार इकट्ठा होती थी, और प्रयोग किया गया कुत्ते पर। और प्रयोग क्या था बच्चा कि कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, और भोजन पता है आपका कि भोजन एक प्रकार का स्वाभाविक उद्दीपक होगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। तो यहाँ पर भोजन को रखा गया बच्चा, और भोजन आपका अनकंडीशनल, यानी हम इसे UCS से डिनोट करेंगे। और भोजन के रखने के कारण एक स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया हुई कुत्ते के मन में, और स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया हुई तो यह एक प्रकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी बच्चा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। और इसे हम UCR लिखेंगे, यानी UCS से UCR हुआ पहली बार में, UCS से UCR हुआ पहली बार में। अब दूसरी बार उन्होंने क्या रखा, प्रयोग के दौरान उन्होंने दूसरी बार रखा, यहाँ पर उन्होंने रखा घंटी को रख दिया। और घंटी किस प्रकार का, घंटी एक प्रकार का कंडीशनल स्टिमुलस थी, यानी अनुबंधित उद्दीपक था, प्राकृतिक नहीं था बच्चा, अनुबंधित था यह। और घंटी रखने पर कुत्ते पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा बच्चा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा कुत्ते पर, कुत्ता जस का तस बैठा रह गया। लेकिन जब तीसरे चरण में, यह पहला स्टेप, यह दूसरा स्टेप और यह तीसरा स्टेप, बेटा घंटी जिसे आप CS कहोगे प्लस भोजन, दोनों को एक साथ रख दिया गया, यानी CS प्लस UCS दोनों एक साथ हो गए। और इसके बाद जो भी प्रतिक्रिया हुई वह भी एक प्रकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई बच्चा।
स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी यूसीआर ही हुई, क्योंकि यह जो भी प्रतिक्रिया हुई थी वह घंटी के कारण नहीं हुई थी, वह हुई थी भोजन के कारण। अभी भी भोजन के कारण प्रतिक्रिया हो रही थी बच्चा। लेकिन फिर इसके बाद इसी प्रयोग को बार बार दोहराया गया बच्चा, इसी प्रयोग को बार बार दोहराया गया और इसके बाद उसने साहचर्य स्थापित कर लिया, उस कुत्ते ने साहचर्य स्थापित कर लिया, सीख लिया प्रतिक्रिया को। यहाँ पर यह सीखी गई प्रतिक्रिया नहीं थी बच्चा, यह सीखी गई प्रतिक्रिया नहीं थी, सीखी गई प्रतिक्रिया नहीं थी बच्चा, यह नहीं थी। लेकिन जो अगली बार प्रतिक्रिया होगी, अगली बार जो भी प्रतिक्रिया होगी बच्चा वो सीखी गई प्रतिक्रिया होगी, उसने सीखा होगा उसको बच्चा। तो अब यहाँ पर चौथे ही प्रयोग में मतलब उसने पहले इस तीसरे प्रयोग को कई बार किया बच्चा, कई बार किया और कई बार करने के बाद स्थापित हो गया साहचर्य, अनुबंधन स्थापित हो गया बच्चा। और अनुबंधन स्थापित होने के बाद अब उसने घंटी को रखा, अब उसने घंटी को रखा, CS को रख दिया उसने, CS को रख दिया उसने। CS से एक अनुक्रिया हुई, CS से एक अनुक्रिया हुई, इसे आप प्रतिक्रिया कह सकते हो, अनुक्रिया कह सकते हो, और वह हुई आपकी CR यानी अनुबंधित प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रतिक्रिया हुई बच्चा। और यह किसकी भांति हुई? यह भांति हुई अनानुबंधित प्रतिक्रिया की भांति अनुबंधित प्रतिक्रिया हुई। और जब किसी कंडीशनल स्टिमुलस से, जब किसी कंडीशनल स्टिमुलस से स्वाभाविक उद्दीपक की भांति, स्वाभाविक उद्दीपक की भांति मतलब स्वाभाविक प्रतिक्रिया की भांति कोई प्रतिक्रिया हो जाए तो वह आपकी संबद्ध प्रतिक्रिया कहलाती है। संबद्ध सहज प्रतिक्रिया बेटा, संबद्ध सहज क्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं इसको, संबद्ध सहज क्रिया या प्रतिक्रिया कहेंगे। और पावलो ने बताया, पावलो ने अपने प्रयोग द्वारा बता दिया बच्चा कि सीखता है बालक, अगर बालक सीखेगा तो इसी आधार पर सीखेगा। और यह जो लास्ट में हुई आपकी अनुबंधित प्रतिक्रिया, आप देखते हो बच्चा आपके विभिन्न किताबों में लिखा रहता है यहाँ पे यूसीआर हुआ, लेकिन बच्चा यहाँ पे यूसीआर नहीं हुआ था, यहाँ पे हुई थी अनुबंधित प्रतिक्रिया, जो कि किसकी भांति हुई थी? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की भांति हुई थी। इसलिए यह सीआर हुआ था, यहाँ पर अनुबंधित प्रतिक्रिया हुई थी बच्चा, क्योंकि अनुबंधन हो गया था उस वक्त, और अनुबंधन के बाद ही तो कुत्ते ने सीखा रहा होगा ना, तो इसलिए अनुबंधन के बाद होने वाली प्रतिक्रिया को आप अनुबंधित प्रतिक्रिया कहोगे। और इसके आधार पर कुत्ते ने सीख लिया था कि मुझे भोजन मिलता है, घंटी बजने पर मुझे भोजन मिल जाएगा। और वास्तविक रूप से क्या हुआ था? वास्तविक रूप से यहाँ पर घंटी के साथ भोजन को परोसा ही नहीं गया था, लेकिन इस कंडीशनल स्टिमुलस के कारण ही कुत्ते के गले में लार आ गई थी। आप देखते हो कि जैसे ही इंटरवल की घंटी बजती है बच्चा, खाने की घंटी बजती है, भोजन का पीरियड आता है, आपके मुंह से लार आने लगती है बच्चा। और यह इसी प्रकार का उद्दीपक होता है। लेकिन बच्चा हमेशा आप ध्यान देना, हमेशा कंडीशनिंग होती है, यहाँ पर कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग होगी, अभी भी कंडीशन आएगी कि हमेशा जो है यह घंटी होना चाहिए, यानी जो कंडीशनल स्टिमुलस है बच्चा, वह आपका हमेशा तीव्र होना चाहिए, वह भी किससे? यूसीएस से तीव्र होना चाहिए, तभी आप प्रभाव स्थापित कर पाओगे घंटी के कारण आपने यहाँ पर जिस प्रकार से प्रभाव स्थापित किया है। इसलिए आपका तीव्रता होनी चाहिए बच्चा, उसमें यूसीएस की अपेक्षा तीव्रता होनी चाहिए, तभी जाके होगा। और आपको मैं बता दूं बच्चा कि जितना भी अच्छे तरीके से अनुबंधन होगा, मतलब अनुबंधन जितने अच्छे तरीके से अनुबंधन होगा उतने ही अच्छे तरीके से सहज क्रिया होगी। और सहज क्रिया जितनी अच्छे तरीके से होगी, इस सहज क्रिया को आप अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हो बच्चा, अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हो। अनुकूलित अनुक्रिया सहज प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को आप अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हो बच्चा।
तो जितना भी अच्छे तरीके से अनुबंधन होगा उतने अच्छे तरीके से होगी आपकी अनुबंधित प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, और इसके फलस्वरूप उतने ही अच्छे तरीके से बालक सीखेगा। इसलिए बच्चा पढ़ाई के समय आपको बालक का अनुबंधन स्थापित करना होगा, अनुबंधन स्थापित करना होगा, प्राचीन अनुबंधन स्थापित करना होगा, तभी जाके बच्चा सीखता है, कुछ चीज़ों को सीखता है, करता है, समझता है, और उसके मन में एक जन्म लेती है भावना, शिक्षा की भावना, और इसके साथ साथ वह प्रेरित होता है किसी कार्यों को करने के लिए। इस प्रकार से बच्चा हमने आज पूरे के पूरे पावलोव के सिद्धांत को जाना है। कल हम इसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे कैसे उद्दीपक को दिया जाए, कितने टाइम पर दिया जाए, इन सब चीज़ों पर भाई हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जहानाबाद आपका हार्दिक स्वागत करता है।